हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एपीओ ग्रुप बी 70% कोटा बाय सदर्न रेलवे ऑन द डेट 9 अक्टूबर 2021। इसमें पूछे गए जो कॉमर्शियल सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द सेपरेशन कन्वेंशन। The separation convention of railway budget was adopted in a year। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसके लिए अकवर्थ कमेटी बनाई गई थी, आपको याद हो तो इसका आंसर जो होगा वो है सितंबर 1924। सितंबर 1924 इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे बजट और जनरल बजट के मर्जर की, तो आफ्टर 92 ईयर ऑफ कैब in 2016 present government decided that once again रेलवे बजट विल मर्ज विद द जनरल बजट। तो 2016 में इसको फिर से मर्ज कर दिया गया और 2017-18 फाइनेंशियल ईयर 2017-18 2017-18 का जो बजट है उसको पेश किया गया, उसको पेश किया गया मिक्स मतलब करके, ठीक है, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट रेलवे बजट जो है तो उसको पेश किया था पार्लियामेंट में मिस्टर सुरेश प्रभु ने। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो रेलवे डिमांड फॉर ग्रांट्स वाज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एज डैश डैश बुक। तो डिमांड फॉर ग्रांट जो होती है, डिमांड फॉर ग्रांट, वह कौन से बुक में प्रेजेंट होती है? ठीक है, दैट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। ओके, तो ऑप्शन इज ब्लू बुक, ऑप्शन बी इज व्हाइट बुक, ऑप्शन सी इज येलो बुक, ऑप्शन डी इज नन। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ब्लू। इस जितनी भी बुक्स हैं यहाँ पे, ब्लू बुक, वाइट बुक, येलो बुक, लॉ बुक, इन सब पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर चार्ज टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट पूछ रहा है कौन से एब्स्ट्रैक्ट में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है एल, ऑप्शन बी दिया हुआ है एम, ऑप्शन सी दिया हुआ है एन एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है नन। तो यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है, जितने भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट ए से लेके ऑब्स्ट्रैक्ट ओ तक अगर बात करें यहाँ पे, तो एब्स्ट्रैक्ट एन जो है तो लास्ट एब्स्ट्रैक्ट सस्पेंस है। ऑब्स्ट्रैक्ट ओ जो है तो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट ओ। याद रखिएगा, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट ओ, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट ओ। ठीक है। इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट एल है वह रिलेटेड है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसके अलावा पेंशन प्रोविडेंट फंड और पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स से रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्ट एल। एब्स्ट्रैक्ट एम किससे रिलेटेड है? दैट इज अप्रोप्रिएशन टू फंड से रिलेटेड है। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट एन जो है वह रिलेटेड है सस्पेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यू दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल बाय रेलवे। तो हाईएस्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑन फ्यूल बाय रेलवे अंडर डिमांड नंबर, ऑप्शन ए इज 8, ऑप्शन बी इज 9, ऑप्शन सी इज 10 एंड ऑप्शन डी इज नन। तो यहाँ पे जो बेसिकली 8, 9, 10 जो है दैट टेल द ऑपरेशन, ऑपरेशन कॉस्ट बताता है यहाँ पे। तो बेसिकली जो है वह डिमांड नंबर 8 बताता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट पे, और जो डिमांड नंबर 9 है वो बताता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर ट्रैफिक।
और जो डिमांड नंबर 10 है वह बताता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल पे यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिमांड नंबर 10। ठीक है, इसके अलावा डिमांड नंबर 11 स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इज नॉट पॉसिबल फॉर विच आर द फॉलोइंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, क्योंकि मैंने देखा है अभी रिसेंट एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स क्या है। तो एक शॉर्ट मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें यहाँ पे रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की, तो यह कुछ ऐसा है, सपोज आपके फादर ने आपको एक 1000 रुपीज़ दिए, 1000 रुपीज़ दिए, आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं या कहीं विजिट करने जा रहे हैं, सपोज आप जो है तो किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं या पिकनिक पे जा रहे हैं, तो 1000 रुपीज़ दिए। 1000 रुपीज़ में आपको उन्होंने बोला कि आप जो है 300 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन में, 300 रुपीज़ लॉजिंग में और 300 रुपीज़ फूडिंग में और 100 रुपीज़ मिसलेनियस बॉक्स में खर्च करना। आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और आपको फादर के अकॉर्डिंग एलोकेशन मिल गया कि 300 टू ट्रांसपोर्ट में, फूडिंग में, लॉजिंग में और 100 रुपीज़ मिसलेनियस वर्क में खर्च करना है। लेकिन आपने अपने मैनेजमेंट से कुछ पैसे जो है, जैसे 300 ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करना था तो आपने 200 रुपीज़ खर्च करा उस पे, और फूडिंग में कुछ करना था तो उसको डाइवर्ट 300 से सपोज़ आपने 400 कर दिया, है ना? तो इस तरह से जो है टोटल 1000 रुपीज़ आपने मैनेज किया। लेकिन आपको जो एलोकेट हुआ था यहाँ पे फूडिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, लॉजिंग पे और मिसलेनियस वर्क पे, तो उस फंड को अकॉर्डिंग टू फादर ना एलोकेट करके हमने अपने सेल्फ मैनेजमेंट से उसको एलोकेट कर दिया अलग-अलग मद पे। तो यही चीज़ होता है रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है बिटवीन वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, ऑप्शन सी नीदर ए नॉर बी, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जो होता है वह कभी भी वोटेड और चार्ज एक्सपेंडिचर पे और कैपिटल एंड रेवेन्यू डिमांड्स पे उसको एलोकेट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको रीअप्रोप्रिएट नहीं किया जाता। तो नीदर ए नॉर बी इज द राइट आंसर, नीदर ए नॉर बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग वन टाइप्स ऑफ बजट। ऑप्शन इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, ऑप्शन बी इज इंटीग्रेटेड बेस्ड बजट, ऑप्शन बी इज अ जीरो बेस्ड बजट, ऑप्शन डी इज ऑल। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट जो होता है उसको हम आउटकम बेस्ड बजट भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड बजट, ये भी सही है। जीरो बेस्ड बजट जो होता है, जीरो बेस्ड बजट का जो कॉन्सेप्ट है वह है, सबसे पहले बात करें तो वह किस स्टेट में लागू किया गया। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो जीरो बेस्ड बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। ठीक है, और ये तीनों जो है तो बजट के टाइप्स हैं। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ बजटिंग जो है तो जनरली एक ब्रॉड लेवल पे होता है। ठीक है, एक होता है बैलेंस्ड बजट और एक होता है बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है बजट में, हमेशा दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है रेवेन्यू और दूसरा पार्ट होता है एक्सपेंडिचर। एक पार्ट होता है रेवेन्यू और दूसरा पार्ट होता है एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अगर इक्वल हैं तो इस केस में जनरली क्या होता है, बजट हमारा बैलेंस बजट होता है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है देन एक्सपेंडिचर, तो इस केस में बजट सरप्लस होगा। और रेवेन्यू अगर लेस है देन एक्सपेंडिचर, तो इस केस में बजट विल डेफिसिट। ठीक है, जनरली इंडिया हैज़ अ बजट डेफिसिट। ठीक है। जीरो बेस्ड बजट जो होता है इसको हम सनसेट बजट भी बोलते हैं, सनसेट सिस्टम। ठीक है, बजट का कौन सा सिस्टम? सनसेट, SUNSET, सनसेट। ठीक है,
जीरो बेस्ड बजट है ना, स्टार्टिंग से बजटिंग सिस्टम को जो है तो एलोकेट करना उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, सनसेट बजट। नेक्स्ट है विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेट्स करेक्टली टू रिजर्वेशन पॉलिसी। काफी इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे, चाहे वह एस सी एस टी के लिए वो रिजर्वेशन पॉलिसी हो या ओबीसी के लिए हो, या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारे पीडब्ल्यूडीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन के लिए हो। तो यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, उनके अमेंडमेंट के साथ दिए हुए हैं ऑप्शंस में, तो ये पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग केस के लिए था। जैसा कि आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 16 है, वह बताता है यहाँ पे तो इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यह आर्टिकल 16 है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो 16(1) क्लॉज है उसके अंदर बताया गया है यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडीज के लिए, ठीक है, 16 क्लॉज 1 है। इसके अलावा जो 16(4) है यहाँ पे रिजर्वेशन बताया गया है SC ST के लिए, ठीक है। तो इसी के आधार पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 को इंस्टीट्यूट किया गया, 338 जिसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात की गई। फिर मंडल कमीशन का केस आया, मंडल कमीशन में इसमें फिर NC SC के साथ में एक आर्टिकल 338A को जोड़ा गया, जिसमें NC ST की बात हुई, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। और अभी 102nd अमेंडमेंट आपको अगर पता हो तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी है, तो इसके अंदर फिर 338 बी आर्टिकल जोड़ा गया, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 102nd अमेंडमेंट, प्लीज रिमेंबर इट। तो यहाँ पे जनरली रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है तो उसकी बात की जा रही है। तो वीरपाल सिंह चौहान और अजीत सिंह का जो केस है यह रिलेटेड है 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है। तो फोर्थ का जो है तो 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। इसके अलावा इंदिरा सोनी केस जो है वह रिलेटेड है 77th एंड 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। इसके अलावा जो विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है वह रिलेटेड है 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और आर के सभरवाल केस है रिलेटेड है पीवीआर से, ठीक है। तो जनरली इसमें जो है तो प्रमोशन फॉर SC ST है और प्रमोशन इन रिजर्वेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा जो रिजर्वेशंस है उसमें जो SC ST का जो रिजर्वेशंस है उसमें सीनियरिटी की भी बात होगी। तो इन सब को लेकर यह जो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द restrictions regarding employment of children below 14 years of age in a railway conduct rules। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है वह रेलवे कंडक्ट रूल्स 1968 के 20A सेक्शन में है। कौन से सेक्शन में है? 20A सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए यहाँ पे तो CPGRAMS का फुल फॉर्म पूछा है। तो CPGRAMS का फुल फॉर्म जो होगा वह है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस redressal एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस redressal एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड अगर मैं शॉर्ट में लिख दूँ तो पब्लिक ग्रीवांस redressal के लिए बनाया हुआ है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस redressal एंड मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, CPGRAMS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या, एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ अप्रैल 2021 द टेन्यूर ऑफ पर्सोनल in vigilance organization at one place should normally be limited to।
तो अभी अप्रैल 2021 में जो है पर्सोनल इन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए जो है तो एक फिक्स टाइम कर दिया गया है, ठीक है? तो वह लिमिट है 3 इयर्स तक के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है वेयर ऑल डू द इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ पिटीशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिगर? ऑप्शन इज रूल 20 ऑफ टी&AR 1968, रूल 31 ऑफ टी&AR 1968, और अपेंडिक्स 2 ऑफ IREC इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1, एंड ऑप्शन डी इज बी एंड सी, ठीक है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बी एंड सी, बोथ। नेक्स्ट है विच डी&AR 1968 रूल रिलेट्स टू कॉमन प्रोसीडिंग? ऑप्शन इज 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी इज 14, एंड ऑप्शन डी इज 15। इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13। ऑप्शन नंबर 13 is related to the rules that are related to common proceeding। इस तरह से हमने टोटल 12 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।